हेलो फ्रेंड्स, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज सेट दूसरा को पढ़ने के प्रयास करते हैं। देखिए इसके पहले सेट नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। देखिए 9 सेट है, 9 सेट को जल्दी जल्दी ख़त्म करने का प्रयास करते हैं। देखिए इसके पहले पहला सेट देख लीजिएगा। देखिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है कोबाल्ट धातु किस विटामिन में पाया जाता है? कोबाल्ट धातु किस में पाया जाता है? तो विटामिन B12 में, विटामिन B12 में, विटामिन B12 में पाया जाता है। पित्त का निर्माण कहाँ होता है? पित्त का निर्माण कहाँ होता है? बोलिए तो, आंसर दीजिए। पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो पित्त का निर्माण यकृत में होता है। कहाँ होता है? यकृत में होता है। चलिए आगे, विटामिन सी है। तो विटामिन सी क्या है? तो विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड है। क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन सी क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। वायरस रोग कौन है? तो वायरस रोग कौन है? तो इन्फ्लुएंजा है। कौन है? तो इन्फ्लुएंजा है। ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज किसने लिखा है? ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज किसने लिखा है? तो डार्विन ने। किसने लिखा है? तो डार्विन ने। ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज किसने लिखा है? तो डार्विन ने लिखा है। बैक्टीरिया फेज है। बैक्टीरिया फेज है। तो बैक्टीरिया फेज वायरस जो विषाणु का भक्षण करता है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए 7वां है। देखिए उपापचयी एंजाइम अनुपस्थित होता है। मेटाबॉलिज्म एंजाइम अनुपस्थित होता है। तो किस में अनुपस्थित होता है? तो विषाणु में के, तो वायरस में अनुपस्थित होता है। विषाणु में क्या होता है? अनुपस्थित होता है। सबसे बड़ा विषाणु है तो पॉक्स विषाणु। कौन है? तो पॉक्स विषाणु। सबसे बड़ा विषाणु है तो पॉक्स विषाणु है। जीवन की उत्पत्ति नामक पुस्तक को लिखा था। जीवन की उत्पत्ति नामक पुस्तक को लिखा था। तो किसने लिखा था? तो ओपेनियन ने। किसने लिखा? तो ओपेनियन ने लिखा था। तो जीवन की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो ओपेनियन ने लिखा था। चलिए आगे देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद होता है। कहने का मतलब कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो मोनोसेकेराइड होता है। क्या होता है? तो मोनोसेकेराइड होता है। कौन सा पदार्थ शरीर की वृद्धि और नई कोशिका के निर्माण में कोशिका की वृद्धि तथा नई कोशिका के निर्माण में अधिक आवश्यक है? तो कौन सा आवश्यक है? तो प्रोटीन। कौन है? तो प्रोटीन है। कौन सा पदार्थ शरीर की वृद्धि और नई कोशिका के निर्माण में सहायक आवश्यक है? तो क्या है? तो प्रोटीन है। क्या है? तो प्रोटीन है। चलिए आगे देखते हैं। किस रूप में प्रोटीन्स का शरीर में संचरण होता है? किस रूप में प्रोटीन्स का शरीर में संचरण होता है? तो किस रूप में होता है? तो डी एमिनो अम्ल में। किसमें? तो एमिनो अम्ल में। किसमें? तो एमिनो अम्ल में होता। तो कहने का, चलिए इसी में देखते हैं। थोड़ा सा देखिए, लिखते हैं, दूसरा पेन कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ है, तो शरीर में एमिनो अम्ल प्रोटीन बनाने के लिए कितना चाहिए? तो 20 एमिनो अम्ल चाहिए। कितना? तो 20 एमिनो अम्ल चाहिए। शरीर में यूरिया का संश्लेषण होता है। शरीर में यूरिया का संश्लेषण होता है। तो कहाँ होता है? तो यकृत में होता है। शरीर में यूरिया का संश्लेषण होता है। तो कहाँ होता है? तो यकृत में होता है। शरीर में यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है? तो यकृत में होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे चलिए 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 है। उत्सर्जन इकाई है। तो उत्सर्जन इकाई है। तो किसका है? तो नेफ्रॉन का। किसका है? तो नेफ्रॉन का है। किस प्राणी में रुधिर नहीं होता है किंतु श्वसन होता है? किस प्राणी में रुधिर नहीं होता है किंतु श्वसन होता है? तो हाइड्रा में। किसमें? तो हाइड्रा में। किसमें? तो हाइड्रा में। एक सामान्य मनुष्य 1 मिनट में सांस लेता है। एक सामान्य मनुष्य 1 मिनट में सांस लेता है। एक सामान्य मनुष्य 1
मिनट में सांस लेता है तो 14 से 18 बार, 14 से 18 बार, 14 से 18 बार लेता है, 14 से 18 बार लेता है। श्वसन क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होता है? श्वसन क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो मेंडुला आल्वा गेटा मेंडुला आल्वा गेटा द्वारा, मेंडुला आल्वा गेटा द्वारा श्वसन क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होता है? मेंडुला आल्वा गेटा द्वारा। नेत्र में लेंस पर पड़ने वाली किरणें का नियंत्रण होता है। नेत्र में लेंस पर पड़ने वाली किरणें का नियंत्रण होता है। नेत्र में लेंस पर पड़ने वाली किरणें का नियंत्रण कौन करता है? तो कौन करता है? तो आइरिस करता है। कौन करता है? तो आइरिस करता है। कौन? तो आइरिस करता है। मस्तिष्क के किस भाग में, मस्तिष्क के किस भाग में शरीर के तापमान को नियंत्रण केंद्र है? मस्तिष्क के किस भाग में शरीर के तापमान को नियंत्रण केंद्र है? तो कौन सा नियंत्रण केंद्र है? तो हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस है। कौन है? तो हाइपोथैलेमस। सबसे लंबी कोसा, सबसे लंबी कोसा कौन सी है? तो सबसे लंबी कोसा कौन सी है? तंत्रिका कोसा है। कौन से है? तो तंत्रिका कोसा है। चलिए आगे देखते हैं। एक मनुष्य स्मृति खो बैठता है। एक मनुष्य स्मृति खो बैठता है। इस मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित हुआ है? कौन सा भाग प्रभावित हुआ? कहने का मतलब कोई अपना स्मृति खो देता है तो उसका कौन सा भाग प्रभावित होगा? तो प्रमस्तिष्क होगा। कौन होगा? तो प्रमस्तिष्क होगा। कौन होगा? तो प्रमस्तिष्क होगा। लैंगरहैंस के उपद्वीप में पाए जाते हैं। लैंगरहैंस के उपद्वीप में पाए जाते हैं। तो अग्नाशय में। कहाँ पाए जाते हैं? तो अग्नाशय में पाए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। वृद्धि हार्मोन स्रावित होते 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 हैं तो पिट्यूटरी से। वृद्धि हार्मोन स्रावित होते हैं तो कहाँ से? तो पिट्यूटरी से। वृद्धि हार्मोन स्रावित होते हैं तो पिट्यूटरी से। वृद्धि हार्मोन स्रावित होते हैं तो पिट्यूटरी से। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? तो यकृत ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो यकृत ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि अंतः तथा बाह्यस्रावी दोनों होता है? कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी दोनों होता है? तो पैनक्रियास। कौन है? तो पैनक्रियास होता है। कौन होता है? तो पैनक्रियास होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथि अंतः तथा बाह्यस्रावी दोनों होता है? तो पैनक्रियास होता है। कौन होता है? तो पैनक्रियास होता है। कौन होता है? पैनक्रियास होता है। तो अग्नाशय, पैनक्रियास के तो अग्नाशय होता है। कौन होता है? अग्नाशय होता है। चलिए आगे देखते हैं। गर्भ निरोधक गोलियों में अधिकतर होती हैं। गर्भ निरोधक गोलियों में अधिकतर होती है। तो ओस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ओस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होता है। ओस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होता है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला है निम्नलिखित में कौन सा जंतु द्विलिंगी है? निम्नलिखित में से कौन सा जंतु द्विलिंगी है? तो जोंक क्या है? तो द्विलिंगी है। तो जोंक क्या है? तो द्विलिंगी है। चलिए न उड़ने वाली पक्षी कौन है? तो ईमू है। कौन से है? ईमू है। न उड़ने वाली पक्षी कौन है? तो ईमू है। द्विनाम के जनक कौन है? तो लीनियस है। कौन है? तो लीनियस है। द्विनाम के जनक कौन है? तो लीनियस है। द्विनाम के जनक कौन है? तो लीनियस है। स्तनधारियों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। स्तनधारियों के सबसे महत्वपूर्ण लक्षण कौन सा है? तो कौन सा है? तो चार कोष्ठीय हृदय है। उड़न मछली है। कौन है? तो उड़न मछली है। तो समुद्री घोड़ा है। क्या है? तो समुद्री घोड़ा। उड़न मछली है तो समुद्री घोड़ा है। उड़न मछली कौन है? तो समुद्री घोड़ा है। जीव जंतु के जनक, जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो अरस्तु है। कौन है? तो अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो अरस्तु है। जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो अरस्तु है। वर्गीकरण की आधार इकाई है। वर्गीकरण की आधार इकाई है। वर्गीकरण की आधार इकाई है स्पीसीज। कौन है? स्पीसीज है। वर्गीकरण की आधार इकाई क्या है? तो स्पीसीज है। क्या है? तो स्पीसीज है। चलिए आगे देखते हैं। शरीर में फास्फोरस पाया जाता है। अस्थियों एवं दांतों में।
मानव के लार रुधिर कणों मानव के लार रुधिर कणों का जीवन काल होता है तो 120 दिन होता है। कितना होता है? तो 120 दिन होता। शरीर में सबसे बलशाली पेशी कौन सी होती है? शरीर में सबसे बलशाली पेशी कौन सी होती है? तो जबड़े की। किसकी होती है? तो जबड़े की होती है। बाह्य कर्ण का कठोर लचीला भाग बना होता है। बाह्य कर्ण का कठोर लचीला भाग होता है उपास्थि का। किसका? तो उपास्थि का होता है। किसका होता है? तो उपास्थि का होता है। चलिए आगे देखते हैं। मानव के रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। 7.4। रुधिर दाब का नियंत्रण करता है। रुधिर दाब का ब्लड प्रेशर का नियंत्रण कौन करता है? ब्लड प्रेशर का नियंत्रण कौन करता है? तो एड्रीनल करता है। कौन करता है? तो एड्रीनल करता है। कौन करता है? तो एड्रीनल करता है। चलिए आगे देखते हैं। रुधिर का थक्का जमने के लिए आवश्यक है। तो रुधिर के थक्का जमने के लिए क्या आवश्यक है? तो कैल्शियम है। क्या है? तो रुधिर का थक्का जमने के लिए क्या आवश्यक है? तो कैल्शियम है। रुधिर का थक्का जमने के लिए क्या आवश्यक है? तो कैल्शियम है। चलिए आगे देखते हैं। रुधिर में एंटी स्कंदन पदार्थ पाया जाता है। रुधिर में एंटी स्कंदन पदार्थ पाया जाता है। रुधिर में एंटी स्कंदन पदार्थ पाया जाता है तो सोडियम ऑक्जेलेट के। रुधिर में एंटी स्कंदन पाया जाता है तो सोडियम ऑक्जेलेट के। चलिए आगे देखते हैं। शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला उत्तक है। शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला उत्तक कौन सा है? शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला उत्तक कौन है? तो संयोजी उत्तक है। कौन है? तो संयोजी उत्तक है। शरीर में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला उत्तक कौन है? तो संयोजी उत्तक है। ट्रिपेसोमिसिस रोग ट्रिनोमोसिस रोग का वाहक है। तो क्या वाहक है? तो सीसी मक्षी है। कौन है? तो सीसी मक्षी है। सीसी मक्षी। ट्रिपेनोसोमियस रोग का वाहक है तो सीसी मक्षी है। कौन है? तो सीसी मक्षी है। चलिए आगे देखते हैं। काला जार के लिए उत्तरदायित्व प्रोटोजोआ है। काला जार के लिए उत्तरदायित्व प्रोटोजोआ है तो कौन सा जोआ है? तो लिस्मिया है। कौन है? तो लिस्मिया है। कौन है? तो लिस्मिया है। कालाजार के लिए उत्तरदायित्व प्रोटोजोआ है तो कौन है? तो लिस्मिया है। मलेरिया के लिए महत्वपूर्ण दवा क्विनाइन निष्कासित होता है। मलेरिया के लिए महत्वपूर्ण दवा क्विनाइन निष्कासित होता है तो सिनकोना की छाल से। कौन? सिनकोना की छाल से। सिनकोना की छाल से। चलिए मक्खी के लार्वा को कहते हैं। मक्खी के लार्वा को कहते हैं तो मैगट कहते हैं। क्या कहते हैं? तो मैगट कहते हैं। मक्खी के लार्वा को कहते हैं तो मैगट कहते हैं। उद्योग में जो मधुमक्खी से संबंधित हैं तो एपीकल्चर है। कौन है? तो एपीकल्चर है। कौन है? एपीकल्चर है। चलिए आगे देखते हैं। मधुमक्खी में संचरण का साधन है। मधुमक्खी में कॉम्बिनेशन का तो संचरण का साधन है। मधुमक्खी में संचरण का साधन क्या है? तो नाच है। क्या है? तो नाच है। संचरण का साधन क्या है? तो नाच है। क्या है? तो नाच है। चलिए क्या है? तो नाच है। आगे देखते हैं। टीसी मक्खी निम्नलिखित में से कौन सा रोग फैलाता है? टीसी मक्खी कौन सा रोग फैलाता है? तो स्पिलिंग सिकनेस। काला अजार रोग निम्नलिखित में से किसके काटने से फैलता है? तो सेंड फ्लाई। काला अजार रोग निम्नलिखित में से किसके काटने से फैलता है? सेंड फ्लाई। कौन? सेंड फ्लाई। चलिए आगे देखते हैं। ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। चलिए तीसरा सेट को देखने के प्रयास करते हैं। थैंक्स फ्रेंड। जय हिंद फ्रेंड।